नमस्ते मित्रों, आरएफडी ज्ञान चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल जो पढ़ने का काम किया था, उस कक्षा में आपने पढ़ा था मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का महत्व और शिक्षक के लिए सावधानियां। दो टॉपिक उसमें थी। आज हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। आज का टॉपिक होगा देवनागरी लिपि। आज के टॉपिक है देवनागरी लिपि के। देखिए, टॉपिक तो ये पूरा दे रखा है कि देवनागरी लिपि के समस्त संकेत, जिसमें स्वर होगा, व्यंजन होगा, संयुक्त अक्षर होगा, संयुक्त वर्ण होगा और मात्राओं का ज्ञान। तो आज हम आपको इन सारी टॉपिक में से केवल एक टॉपिक की चर्चा करने का काम करेंगे, जिसका नाम है देवनागरी लिपि। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। तो कभी कभी देखिए होता है कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, तो कहीं कहीं मिलने का काम करता है। इसका उल्लेख बहुत बृहद है। अगर देवनागरी पर चर्चा किया जाए तो बहुत बृहद इस पे अध्ययन करने का काम किया जाएगा, तो बहुत बड़ा इस पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जो चीज दे रखने का काम किया हुआ है, जितने में आपके डीएलएड का काम चल सकता है, जो डीएलएड के अनुसार उसने दे रखने का काम किया हुआ है, उतने ही आपसे मतलब है। विशेष अध्ययन के लिए कभी देवनागरी लिपि पे अगर चर्चा होगा तो उसमें बता देने का काम किया जाएगा। खैर, आज समझिए आप। तो कहता है देवनागरी, कभी कभी इसमें मिलता है कि जो देवनागरी लिपि है ये गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा वहां से इसका प्रचार प्रसार हुआ, देवनागरी लिपि का। ऐसा कुछ मिलने का काम करता है। यहां उसने क्या कहने का काम किया हुआ है, कहता है एक पॉइंट है कि देवनागरी लिपि का अर्थ, देवनागरी लिपि का अर्थ, ये टॉपिक कहता है कि आखिरकार देवनागरी लिपि का अर्थ क्या है। देवनागरी लिपि का अर्थ, तो देवनागरी लिपि का क्या अर्थ होता है, या यहां पे आप इसको कर लीजिए, देवनागरी का नहीं, केवल लिपि का अर्थ समझिए आप। कहता है लिपि का अर्थ, यानी देवनागरी तो आपने जाना, ये जो देवनागरी है, ये जितने भी हिंदी के अक्षर हैं ये सब देवनागरी लिपि के हैं। और ये जो देवनागरी लिपि है बड़ी वैज्ञानिक लिपि है। इसकी एक खासियत है, इस देवनागरी लिपि में जो कुछ कहा, इसलिए वैज्ञानिकता इसको कहते हैं कि इसमें जो कुछ कहा जाता है वही लिखा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, दूसरा इसके सिवा इसका कुछ भी नहीं होता है। ये इसकी वैज्ञानिकता है। तो आज हम समझेंगे देवनागरी लिपि का अर्थ क्या होता है। अगर ऐसा आपसे प्रश्न आने का काम करे कि देवनागरी लिपि का अर्थ, तो लिपि का मतलब होता है लिखना, लिपि का अर्थ होता है लिखना। तो जिसको हम लिखने का काम करते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। यह है लिपि। यहां कहता है लिपि की उत्पत्ति, आपको अगर लिखना होगा तो होगा लिपि की, कहता है लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति से बहुत बाद में है। लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति से बहुत बाद में हुई। कहता है कि जो लिपि है, इस लिपि की जो उत्पत्ति जो उत्पन्न हुआ है, तो कहता भाषा की उत्पत्ति के बाद हुआ। यानी इसका मतलब यह है कि पहले भाषा आई, इसके बाद लिपि आई। उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो लिपि की उत्पत्ति है, लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के बाद आई। यानी पहले भाषा आई, इसके बाद लिपि आई। यानी जो भी भाषा बोला गया उसको ही तो लिखने का काम किया गया।
तो इसलिए कहता है कि पहले लिपि आई, ये पहले भाषा आई, उसके बाद लिपि आई। दूसरी बात कहता है लिपि मानव समूह का, लिपि मानव, लिपि मानव समूह का, मानव समूह ये लिखे समुदाय का, मानव लिपि मानव समुदाय का महत्वपूर्ण, मानव समुदाय का महत्वपूर्ण आविष्कार है। मानव समूह का महत्वपूर्ण आविष्कार है। देखो उसने कहा कि जो ये लिपि है, यह लिपि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। यानी मनुष्य ने जो लिखने की प्रक्रिया अपनाई, जो लिपि की प्रक्रिया अपनाने का काम किया गया, ये मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण काम था। यानी मानव समुदाय का सबसे बड़ा ये काम था। इसलिए देखिए, भाषा को जिंदा रखने के लिए किसी भी भाषा को बहुत लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रखा जाता है यदि उसकी लिपि नहीं है तो। क्योंकि उसके कहने का ये मतलब है, यदि उसको, हो सकता है आज हम रहें कल न रहें, कल आप रहें परसों आप न रहें, तो कहता है कि जो भाषा है, ये भाषा हो सकता है मेरे तक सीमित रहने का काम करे, मेरे न रहने के बाद ये समाप्त हो जाए। इसलिए यदि इस भाषा का लिपि बना देने का काम, जिसको लिख दिया जाने का काम करेगा, तो सदियों कई वर्षों तक जिंदा रहने का काम करेगी। इसलिए कहता है कि जो मानव समुदाय था, इस मानव समुदाय का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा आविष्कार इस मानव समुदाय ने क्या किया? वह लिपि की उत्पत्ति को करने का काम, लिपि को बनाने का काम किया। और अगली बात कहता है लिपि की उत्पत्ति, लिपि की, कहता है लिपि की उत्पत्ति, लिपि की उत्पत्ति, लिपि की उत्पत्ति द्वारा बोलने और सुनने तक सीमित था। लिपि की उत्पत्ति का दायरा, लिपि की उत्पत्ति का दायरा बोलने और सुनने तक सीमित था। इसने कह रखने का काम किया हुआ है कि पहले मानव जो अपनी भावाभिव्यक्ति को करने का काम करता था, तो इसका एक दायरा था। ये बोला जाता था, नहीं, भाषा को बोला जाता था और भाषा को सुना जाता था। इसका इतना ही दायरा था, बोला जाए और सुना जाए। लेकिन इसका आविष्कार जब लिपि का होने का काम किया, तो भाषा को बहुत लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए इस मानव समूह ने एक सबसे बड़ा आविष्कार करने का काम किया, उसका नाम है लिपि। तो इस मानव समुदाय ने जो लिपि का आविष्कार करने का काम किया, ये मानव की सबसे बड़ी उत्पत्ति है। क्योंकि इस उत्पत्ति के द्वारा, इस लिपि के द्वारा भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। और पहले क्या था कि लिपि की जो उत्पत्ति थी, ये लिपि की उत्पत्ति मानव अपने भावाभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए वहीं तक इसका दायरा सीमित होने का काम किया हुआ था। और अगली बात कहता है, भाषा के उच्चरित रूप को, भाषा की उच्चरित, भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक, निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का, लिखित रूप
देने का लिखित रूप देने का साधन है, देने का साधन। देखिए इसने कहा कि भाषा के उच्चरित रूप को, यानी भाषा का जो रूप उच्चारण किया गया, उस उच्चरित रूप को निर्धारित करने के लिए, निश्चित करने के लिए कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह के माध्यम से लिखित रूप किया गया। जैसे उसने कहा कि हम जो बोलते थे यह कोई न कोई भाषा थी, इस भाषा का कई कई चिन्ह बनाया गया, एक प्रतीक बना गया। उस प्रतीक और चिन्ह के माध्यम से लिपि का आविष्कार हुआ और उसको क्या किया है, लिखने का काम किया गया। यानी भाषा का एक एक वर्ड, एक एक अक्षर को एक एक लिपि में करने का काम किया गया, जिससे भाषा ने बृहत रूप लेने का काम किया। और आगे कहता है भाषा की लिखित रूप को या लिखित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जो भाषा का लिखित रूप है, यानी जिसको लिखे जाने का काम किया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहने का काम किया जाता। तो ये सामान्य सी थी। कुछ ऐसे इसमें प्रश्न है। उसने कहा कि लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के बहुत बाद है, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि पहले भाषा आई, इसके बाद लिपि आई, क्योंकि भाषा को ही तो लिपिबद्ध किया गया, इसलिए कहता पहले भाषा आई तब लिपि आई। दूसरी बात कहता है कि लिपि मानव समुदाय का सबसे बड़ा आविष्कार था। ये जो लिपि थी, यानी लिखने की जो प्रक्रिया थी, ये मानव समूह का, मानव समुदाय का सबसे बड़ा एक प्रकार का क्या था, आविष्कार था यह। अगली बात कहता है लिपि की उत्पत्ति का दायरा, केवल देखिए जो पहले था, लिपि की जो उत्पत्ति का दायरा पहले था, ये भावाभिव्यक्ति को करने के लिए, यानी बोलने और सुनने तक सीमित था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो लिपि है उसका दायरा बढ़ जाने का काम किया। आज वह लिखा जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों तक इस लिपि के माध्यम से किसी भी भाषा को जिंदा रखने का काम किया जा सकता है। आगे कहता है भाषा के उच्चरित रूप को, कहता भाषा का जो उच्चारण करने वाला जो रूप था, यानी भाषा के उच्चरित रूप को, भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित करने के लिए, यानी भाषा का जो उच्चारण हो रहा था, उस उच्चारण को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, एक निश्चित चिन्ह को लाया गया, एक प्रतीक को लाया गया, और उस चिन्ह और प्रतीक के माध्यम से उसका लिखित रूप तैयार करने का काम किया गया। यानी भाषा को एक निश्चित रूप से लिखित, चिन्हित, प्रतीक या चिन्ह के रूप में उसको लिखने का काम किया गया। और अंतिम बात कहता है कि भाषा के लिखित रूप को या भाषा के लिखित ढंग को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। या जिस भी भाषा को लिखा जाए, जिस भी भाषा को लिखा जाने का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अर्थात लिखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये आपका रहा लिपि, यानी लिपि का क्या अर्थ होता है, ये रहा लिपि। और अगली टॉपिक है लिपियों के प्रकार। लिपियों के प्रकार, कहता है लिपि के प्रकार। तो कहता है जो लिपि के प्रकार हैं, तो लिपि के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। लिपि के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। कहता है ये जो लिपि है, तो इस लिपि के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने गए, यानी 4 प्रकार की लिपियां होती हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है
अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक लिपि, इसके अंतर्गत भी कई चीजें आएंगी। अल्फाबेटिक लिपियां, और दूसरा है अल्फा सिलेबिक अल्फा सिलेबिक लिपियां, इसके अंतर्गत भी कई लिपियां। देखिए इसलिए कहता है ना कि लिपियां, यहां जो दिया है लिपियां, इसका मतलब कहता है अल्फाबेटिक लिपि के अंतर्गत कई लिपियां आएंगी, अल्फा सिलेबिक के अंतर्गत भी कई लिपियां आएंगी। और अगला कहता है, तीसरा बोलता है ये चित्रलिपि, चित्रलिपियां। और चौथा कहता है प्रतीकात्मक लिपियां, चौथा है प्रतीकात्मक लिपियां। तो ये देखिए, जो लिपियों के प्रकार का भी अगर प्रश्न आपका दे दे कि लिपि के कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा लिपि के 4 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार है। कौन कौन? अल्फाबेटिक लिपियां, अल्फा सिलेबिक लिपियां, चित्रलिपियां और प्रतीकात्मक लिपियां। अब उसने ये कहता है, उसने ये बताने का काम किया है कि अल्फा सिलेबिक के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं। तो अल्फा सिलेबिक में उसने कह रखा है कि लैटिन, अल्फा सिलेबिक के अंतर्गत लैटिन लिपि, अल्फा सिलेबिक के अंतर्गत लैटिन लिपि। तो उस लैटिन लिपि यानी कोष्ठ में रोमन लिपि। अब कहता है इसमें कौन कौन सा आने का काम करता है। इसमें आपका आएगा अंग्रेजी, इसमें आती है आपकी अंग्रेजी आएगी, फ्रेंच आएगा, फ्रेंच अंग्रेजी, फ्रेंच जर्मन, और अगला आएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और पश्चिमी मध्य यूरोप की सारी भाषाएं, पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषा। देखिए पहला उसने कहा अल्फाबेटिक लिपि के अंतर्गत क्या आता है? लैटिन लिपि, या जिसको क्या कहते हैं? रोमन लिपि कहते हैं। उस रोमन लिपि के अंतर्गत क्या क्या आता है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पश्चिमी और मध्य यूरोपी तथा यूरोप की सारी भाषाएं, ये आती हैं लैटिन लिपि के अंतर्गत। दूसरा कहता है इसमें यूनानी लिपि, यूनानी लिपि में क्या क्या होता है? भाषा, इसके अंतर्गत भाषा आएगा, कुछ गणितीय चिन्ह होते हैं, कुछ गणितीय चिन्ह
कुछ गणितीय चिन्ह होते हैं। तीसरा में क्या है? अरबी लिपि। अरबी, तीसरा में है अरबी लिपि। अरबी लिपि में क्या आता है कि अरबी आता है, अरबी एक, उर्दू, अरबी, उर्दू, फारसी, अरबी, उर्दू, फारसी और कश्मीरी, और एक लिपि है, चौथे में आएगा आपका इब्रानी लिपि। इब्रानी लिपि, इब्रानी में केवल एक आएगा, इब्रानी आएगा, इब्रानी। और पांचवा है सिरिकल लिपि, सिरिलिक लिपि। इसके अंतर्गत क्या आएगा? रूसी आएगा, सोवियत संघ, आएगा, सोवियत संघ की अधिकांश, सोवियत संघ की अधिकांश भाषाएं, तो ये देखिए कहता है, ये लिपियों के प्रकार हैं। देखिए यहां पे आपने एक चीज समझा, आपने जाना, आपने पहले समझा देवनागरी लिपि का, आपने जाना देवनागरी लिपि का आपने समझा। अब कहता है लिपियों के प्रकार कितने होते हैं? तो लिपियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अल्फाबेटिक लिपियां और अल्फा सिलेबिक लिपियां, चित्र लिपियां और प्रतीकात्मक लिपियां। अब उसने कहने का काम किया हुआ है कि अल्फाबेटिक लिपि के अंतर्गत क्या आता है? लैटिन लिपि आती है। अल्फाबेटिक के अंतर्गत लैटिन लिपि आती है, तो उस लैटिन लिपि को और क्या कहते हैं? रोमन लिपि के भी नाम से जानने का काम करते हैं। लैटिन भाषा कभी कभी सुने होंगे आप कि लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी ये कहने का काम करता है कि अल्फाबेटिक लिपि के अंतर्गत ये लैटिन लिपि आती है, और लैटिन लिपि को क्या और किस नाम से जानते हैं? रोमन लिपि। उस रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अंग्रेजी आती है, फ्रेंच आता है, जर्मन आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आता है, पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं। कहता पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं इसमें आने का काम करती है। किसमें? लैटिन। कभी अगर आपका प्रश्न पूछ दे कि मध्य यूरोप की भाषाएं किसमें आती हैं, तो आपका उत्तर होगा लैटिन भाषा के अंतर्गत आती है और रोमन लिपि के अंतर्गत आती है। दूसरा कहता है, ये पहला था, दूसरा कहता है कि यूनानी लिपि। अल्फाबेटिक लिपि के अंतर्गत एक लिपि और है यूनानी लिपि। तो यूनानी लिपि में कौन कौन चीज आता है? भाषा होती है और कुछ गणित के चिन्ह होते हैं। ये यूनानी भाषा, यूनानी लिपि है जिसमें भाषा होती है और गणित के कुछ चिन्ह होते हैं। तीसरा कहता है अरबी लिपि। तो अरबी लिपि में कौन कौन सी भाषा होती है? अरबी, उर्दू, फारसी, कश्मीरी, इतनी 4 भाषा उसमें आती हैं। अरबी लिपि के अंतर्गत अरबी आएगा, उर्दू आएगा, फारसी आएगा और कश्मीरी आएगा। और अगला कहता है इब्रानी लिपि। इब्रानी लिपि में केवल एक भाषा आएगी, वह होगी इब्रानी। सिरिलिक लिपि में क्या होता है? रूसी, यानी रूस की जो भाषा है वह, और सोवियत संघ की अधिकांश भाषाएं इसी के अंतर्गत, सिरिलिक लिपि के अंतर्गत आने का काम करती हैं। तो ये रहा आपका लिपि के प्रकार हैं। और एक लिपि में कितनी लिपियां हैं? अभी आपने समझा केवल अल्फाबेटिक लिपि। अगले दिन आपको 3 लिपियों के विषय में बताने का काम किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और चैनल को अगर देख रहे हो, अगर बात आपको समझ में आ रही है तब भी, बात अगर नहीं समझ में आए तब भी आप निश्चित कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए, समझाइए और कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि ये चीज समझ में नहीं आया। अगर आया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी आप हमें सूचित करने का काम करें। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।